हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि स्टडी IQG के यूट्यूब चैनल। एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ ज्योग्राफी के टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें ज्योग्राफी जो है वो पूछी जाती है तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। सभी क्वेश्चन जो मैंने इसमें रखे हैं काफ़ी सेलेक्टेड है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं और सभी PYQ क्वेश्चंस को मैंने इसमें डिस्कस किया है। आज मैं डिस्कस कर रही हूँ उसका सेट नंबर 3। इससे पहले 2 सेट आपके लिए ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं, चैनल पर आप जाकर विजिट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, यदि आप हमारी कोई भी पेड PDF को परचेज़ करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट जिसका नाम है www.ravibooks.pdf.com इस पर विज़िट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां पर जाकर आप हमारी सभी PDF को देख सकते हैं। रिसेंटली अभी हमारी एक नई PDF लॉन्च हुई है जो कि है पॉलिटी की। सभी कंटेंट जो है वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। अगर आप एक बार उस कंटेंट को पढ़ लेते हैं तो जितने भी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं पॉलिटी से, आप उनको ईजिली सॉल्व कर पाएंगे और वो भी हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो शुरू करते हैं वीडियो, जिसका पहला प्रश्न रहेगा कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास ये लगभग कितना होता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है अर्थ का इक्वेटोरियल डायमीटर। देखिए, अर्थ के इक्वेटोरियल डायमीटर की बात करें तो ये होता है 12,756। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि अर्थ का इक्वेटोरियल डायमीटर ये है 12,756। वहीं अगर आपसे पूछे पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास तो ये अलग होता है, वो कितना होता है, तो ये होता है आपका 12,714 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए आपसे पूछा है विषुवतीय व्यास तो ये होगा 12,756। वहीं अगर आपसे पूछते ध्रुवीय व्यास तो ये होता 12,714। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब कई बार क्या होता है ना, एग्जामिनर क्वेश्चन में पूछता है कि पृथ्वी के विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास का बीच का अंतर कितना है। तो आप सिंपल क्या करेंगे, 12,756 में से 12,714 को माइनस करेंगे और जो भी आंसर होगा वो मतलब जो भी इनका डिफरेंस होगा वही इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछते विषुवतीय व्यास तो है 12,756, ध्रुवीय व्यास तो ये है आपका 12,714 और इन दोनों का अंतर तो ये हो जाएगा 42 किलोमीटर। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील ये कौन सी है, यानी कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है। तो देखिए ये हो जाएगी आपकी लेक सुपीरियर। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि जो लेक सुपीरियर है ये पूरे विश्व में मीठे पानी की फ्रेश वाटर की झील है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए मैप में आप देख सकते हो ये आपके पास 5 लेक होती हैं जिनको 5 ग्रेट लेक के नाम से जानते हैं। कौन कौन सी है, लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरॉन, लेक इरी और लेक ओंटारियो। इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये 4 लेक हैं, लेक सुपीरियर, लेक ह्यूरॉन, लेक इरी और लेक ओंटारियो, ये कनाडा और USA के बॉर्डर पे हैं, जबकि लेक मिशिगन ये अलग से है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, आपसे किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील तो ये है लेक सुपीरियर, जो कि 5 ग्रेट लेक में से एक लेक का नाम है। और वहीं बात करें अदर जो 4 लेक हैं आपकी जो 5 ग्रेट लेक बनाती हैं तो ये मिशिगन, लेक ह्यूरॉन, लेक इरी और लेक ओंटारियो। और इनमें से 4 लेक ऐसी हैं जो USA और कनाडा के बॉर्डर को बनाती है, जबकि जो लेक मिशिगन है ये USA और कनाडा का बॉर्डर नहीं बनाती, ये कम्प्लीटली कहाँ पर है, USA में है। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है वियना जो ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वो किस नदी के किनारे बसी हुई है। तो देखिए वियना की अगर हम बात करें तो ये कौन सी नदी के किनारे बसी हुई है, आपसे ये पूछा है। सबसे पहले ध्यान रखना ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही अलग कंट्री हैं। ठीक है, कई बार बच्चे तो इसी में कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों सेम कंट्री है। तो ध्यान रखना ये दोनों अलग कंट्री हैं। बात करें यहाँ पर वियना की बात आई है, यानी कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल, तो ये कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये है डैन्यूब। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए वियना की बात आई है तो वियना से रिलेटेड एक चीज़ आपको और याद रखनी है कि यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एजेंसी है, उसका मुख्यालय है। वो एजेंसी कौन सी है आपकी वियना में, यह है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि वियना जो ऑस्ट्रिया की कैपिटल है किस नदी के किनारे बसी हुई है, तो ये है डैन्यूब, ऑप्शन नंबर ए।
अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो देखिए यहाँ पर टाइबर है, टाइबर के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो ये रोम है। टेम्स की बात करें तो ये इसके किनारे बसा हुआ है लंदन। और हडसन की बात करें तो ये है न्यूयॉर्क। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कई बार एग्जामिनर जो है क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट भी कर देता है। कहते हैं ना PYQ काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्यों? क्योंकि उसके ऑप्शंस को भी आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। यानी कि उनके ऑप्शन से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपसे पूछा वियना ऑस्ट्रिया, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है आपका डेन्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पिग्मी जनजाति ये कहाँ से जुड़ी हुई है। तो पिग्मी जनजाति की अगर हम बात करें तो ये आपको देखने के लिए मिलेंगे अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर सी। और अफ्रीका में भी ये कहाँ पर है, तो अफ्रीका में, मध्य अफ्रीका में जो कॉन्गो वाला रीजन है वहाँ पर आपको ये देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। यानी कि कॉन्गो वाले रीजन में आपको ये देखने के लिए मिलेगा। इनकी जो मेन एक्टिविटी होती है, मेन जो ये काम करते हैं वो सभी इनका जंगलों में होता है। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आटाकामा मरुस्थल किस दक्षिण अमेरिकी देश में स्थित है। तो आटाकामा मरुस्थल की बात करें तो ये दक्षिण अमेरिका, जो कि हमारा एक कॉन्टिनेंट है। टोटल कितने कॉन्टिनेंट है, 7, उसमें से एक कॉन्टिनेंट है दक्षिण अमेरिका, तो उसका ही एक देश है जो कि है चिली। वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा आटाकामा मरुस्थल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो आटाकामा मरुस्थल कहाँ है, तो ये चिली में है। अदर ऑप्शन को डिस्कस करें, देखिए बोत्सवाना में आपको कालाहारी मरुस्थल करके एक है, वो देखने के लिए मिलेगा। चाइना में आप कह सकते हो टकलामाकन एक मरुस्थल है। और USA की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप कह सकते हो कोलोराडो प्लेट्यू है यहाँ पे एक, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन में पूछा है आटाकामा मरुस्थल, तो ये कौन से कॉन्टिनेंट में, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आंसर होगा दक्षिण अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका। और अगर पूछे किस देश में है तो आएगा आंसर चिली। तो दोनों ही तरीके से आपको इसको याद रखना है। फिर है कि विश्व में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा जो कॉफ़ी का उत्पादक देश है ये है ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि सबसे ज़्यादा जो कॉफ़ी प्रोड्यूस करता है कोई देश तो ये है ब्राज़ील। इसके बाद नंबर आता है वियतनाम का और फिर आता है कोलंबिया, ठीक है। तो टॉप 3 कंट्रीज़ यही हैं जो कि कॉफ़ी का प्रोडक्शन करती है। पहले है ब्राज़ील, फिर वियतनाम एंड देन कोलंबिया। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विश्व हरित क्रांति के जनक कौन थे। तो विश्व हरित क्रांति की यहाँ पे बात की गई यानी कि वर्ल्ड ग्रीन रेवोल्यूशन। तो इसके जनक ये थे नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर विश्व की बात की गई है तो विश्व में तो थे नॉर्मन बोरलॉग। वहीं अगर यहाँ पे पूछते भारत में हरित क्रांति के जनक, तो भारत में हरित क्रांति के जनक ये थे MS स्वामीनाथन, ठीक है। तो दोनों ही आपके जो ऑप्शन है वो और क्वेश्चन जो है वो अलग अलग है। विश्व की बात करते तो आंसर होता नॉर्मन बोरलॉग। अगर आपसे पूछते भारत में हरित क्रांति के जनक तो ये थे MS स्वामीनाथन। वर्गीज कुरियन की बात करें तो ये श्वेत क्रांति से संबंधित है, मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी इनको जानते हैं। और अगर हम एरिस्टोटल की बात करें तो फादर ऑफ बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के जनक इनको कहा जाता है। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है कि दक्षिण अफ्रीका में जो किम्बरले है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। तो किम्बरले की अगर हम बात करें सबसे पहले कहाँ पर है, ये दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका में है किम्बरले। और किस चीज़ के लिए फेमस है, तो ये फेमस है हीरे की खान के लिए। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। भारत में हीरे की खान की अगर हम बात करें तो भारत में मध्य प्रदेश में एक जगह है, नाम है जिसका पन्ना, वहाँ पर आपको हीरे की खान देखने के लिए मिलती है। और किम्बरले भी किस चीज़ के लिए फेमस है, हीरो की खान के लिए ही फेमस है। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंप किस उपकरण से मापते हैं। तो भूकंप किस उपकरण से मापते हैं, आपके पास 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो भूकंप को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है सिस्मोग्राफ, ऑप्शन नंबर जो सी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। यानी कि सिस्मोग्राफ की हेल्प से आप किस चीज़ को मेज़र करते हो, इसको मेज़र करते हो अर्थक्वेक को। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। और देखिए सिस्मोग्राफ में आपको पता है इसमें एक स्केल भी होती है जिसका नाम है रिएक्टर स्केल। और इस पर आप क्या देखते हैं कि भूकंप कितना तेज है कितना मंद है, इसको मेज़र करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं रिएक्टर स्केल का। और भूकंप की स्टडी को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं सिस्मोलॉजी। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो देखिए थर्मामीटर सभी ने देखा है, घर में भी यूज़ होता है, तापमान को मेज़र करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप की बात करें तो किसी भी बॉडी पर अगर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज है, कोई आवेश है, उसको मेज़र करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका, इलेक्ट्रोस्कोप का।
वहीं बैरोमीटर की बात करें तो वायु दाब को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है बैरोमीटर का। तो इतनी चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, अफ्रीका को यूरोप से कौन अलग करता है? तो अफ्रीका को यूरोप से कौन अलग करता है, अगर इस चीज़ की अगर हम डिस्कस करें तो सही आंसर होगा इसका मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। कई बार यहाँ पे सागर ना पूछ के अगर आपसे संधि यानी कि जल संधि या फिर स्ट्रेट की बात करें तो आंसर आ जाएगा स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर की बात करें तो यूरोप और अफ्रीका को ये अलग करता है। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और एक तरीके से ये भी कह सकते हो कि भूमध्य सागर को और साथ में अटलांटिक महासागर को ये जोड़ने का काम भी करता है। ठीक है, आप इस तरीके से भी कह सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पे पूछा है सागर के पर्सपेक्टिव से तो यूरोप और अफ्रीका को कौन सा सागर यहाँ पे अलग कर रहा है? तो यह मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रश्न, एशिया की सबसे लंबी नदी ये कौन सी है? तो एशिया की सबसे लंबी नदी अगर हम इसकी बात करें तो ये हो जाएगी यांगटीसी क्यांग, ऑप्शन नंबर बी। और ये कहाँ पर है? तो ये चाइना में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सबसे लंबी नदी ये है यांगटीसी क्यांग। गंगा की बात करें तो भारत की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करें तो ये नाइल है। और विश्व की सबसे चौड़ी नदी की बात करें तो ये अमेज़न है। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो आपसे पूछा है एशिया की सबसे लंबी नदी, तो ये है आपकी यांगटीसी क्यांग जो कि है चाइना में। भारत में है गंगा, विश्व में है नाइल और विश्व में सबसे चौड़ी नदी तो ये है आपकी अमेज़न। नेक्स्ट है मैरियाना खाई, ये क्या है? तो यहाँ पर मैरियाना ट्रेंच की बात की गई है। तो देखिए ये महासागर का सबसे गहरा पॉइंट होता है, चैलेंजर डीप के नाम से सबसे लास्ट का जो पॉइंट होता है। तो ये कहाँ पर है आपका महासागर का सबसे गहरा भाग। और कौन से महासागर की ये बात करता है? तो ये बात करता है पैसिफिक ओशियन की यानी कि प्रशांत महासागर की। यानी कि प्रशांत महासागर में जो सबसे गहरा पॉइंट है वो कौन सा है? मैरियाना खाई। और उसमें भी पॉइंट जो गहरा है वो कौन सा है? चैलेंजर डीप। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। और देखिए कितनी इसकी गहराई है, तो 11,022 मीटर लगभग इसकी गहराई है। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व का सबसे बड़ा महासागर ये कौन सा है? यानी कि लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड ये कौन सा है? तो सबसे बड़ा ओशियन तो ये है आपका प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशियन। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए अभी हमारे पास टोटल कितने ओशन हैं? 5 ओशन है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि उन पाँचों के पाँचों ओशन का नाम क्या है और उनके उनके साइज़ के हिसाब से आपको अरेंज करके सबका ऑर्डर लिखना है। ठीक है, तो ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो आपसे पूछा है सबसे बड़ा महासागर पूरे विश्व में, तो ये है आपका प्रशांत महासागर। टोटल 5 महासागर हैं और इनको अरेंज करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है, तिब्बती लोग किसे चोमुलुंगा अथवा देवी माता कहते हैं? तो तिब्बत के लोग चोमुलुंगा किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं माउंट एवरेस्ट को, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसकी जो हाइट होती है देखिए वो लगभग 8,848 मीटर के अराउंड रहती है, वेरिएशन करता रहता है 1-2 मीटर का, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। लेकिन ऑन एन एवरेज जो इसकी हाइट रहती है वो 8,848 मीटर ही रहती है। ठीक है, नंदा देवी की बात करें तो ये आपका उत्तराखंड में है, कंचनजंगा आपका सिक्किम में है और वैष्णो देवी ये आपको देखने के लिए मिलेगा जम्मू कश्मीर में। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। माउंट एवरेस्ट की बात करें तो देखिए सबसे पहली महिला जो गई थी वो थी जुंको तबई जो कि जापान से थी। अगर किसी व्यक्ति की बात करें सबसे पहले तो 2 व्यक्ति थे जिनका नाम था एडमंड हिलेरी और दूसरे कौन थे? तो दूसरे थे तेंजिंग शेरपा जो कि भारत के थे। ये दोनों ही व्यक्ति 29 मई को 1953 में पहली बार जो है माउंट एवरेस्ट की चोटी पर गए थे। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर पूछा है तिब्बत के लोग किसे चोमुलुंगा या फिर देवी माता कहते हैं? तो माउंट एवरेस्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्राज़ील किस महाद्वीप में स्थित है? तो ब्राज़ील की अगर हम बात करें तो देखिए हमारे पास टोटल कितने कॉन्टिनेंट है? टोटल 7 कॉन्टिनेंट है। तो उसमें जो आपका साउथ अमेरिका है यानी कि दक्षिण अमेरिका, उसी में आपको देखने के लिए मिलेगा ब्राज़ील। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए ये रही ब्राज़ील की लोकेशन और ये भी ध्यान रखना है कि सबसे बड़ा जो देश है साउथ अमेरिका का वो भी ब्राज़ील ही है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपके 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। कितने महाद्वीप हैं? 7। कौन कौन से हैं? तो
एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अटलांटिक, और दूसरा लास्ट में है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। तो कौन कौन से बताए मैंने? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, सॉरी अटलांटिक नहीं, अंटार्कटिका। अटलांटिक तो ओशन हो जाएगा ना। ठीक है, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। और ये जो ब्राज़ील है आपका, ये साउथ अमेरिका में स्थित है। कहाँ पर? ये रहा। ठीक है, और साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश भी ये भी कौन सा है? ब्राज़ील है। ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा किसका प्रोडक्शन होता है? मैंने आपको बताया था कॉफ़ी का। ये भी मैंने आपको डिस्कस किया है। ठीक है, तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि आपेक्षिक आर्द्रता, इसको किससे मापते हैं? तो आपेक्षिक आर्द्रता की बात करें तो इसको मापा जाता है हाइग्रोमीटर के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि हाइग्रोमीटर से आप यूजुअली रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेज़र करते हैं। ठीक है, अदर ऑप्शन को अगर हम डिस्कस करें तो थर्मामीटर से तापमान को मापते हैं, बैरोमीटर से वायुदाब को मापते हैं, और लैक्टोमीटर की बात करें तो हम किस चीज़ को मेज़र करते हैं? तो जो दूध होता है, दूध की शुद्धता को मापने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं लैक्टोमीटर का। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है जो आपकी 49वीं समांतर रेखा है, वो किन दो देशों को विभाजित करती है? यानी कि 49th पैरेलल लाइन, ये किस किस को अलग करती है? तो ये अलग करती है यूएसए और कनाडा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर आप देखिए नॉर्थ अमेरिका का मैप बनाएं तो कुछ इस तरीके से वो बनता है, प्रॉपर नहीं बना लेकिन कुछ इस तरीके से ही होता है। ऊपर यहाँ पे कनाडा आएगा, इधर यूएसए, ये वाला रीजन आपका अलास्का का होता है। ठीक है, तो ये बीच में जो लाइन जाती है, यहाँ पे आपकी 5 ग्रेट लेक भी हैं, तो इसी को कहते हैं 49th पैरेलल लाइन। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि पूरे विश्व में जो सबसे शांत अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर हम बात करें तो ये इसी को ही कहते हैं। ठीक है, भारत और चीन की बात करें तो कौन सी लाइन है? मैकमोहन है। भारत और पाकिस्तान की बात करें तो रेड क्लिफ, और दक्षिण कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में आती है 38 डिग्री पैरेलल लाइन। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रीनविच किस देश में स्थित है? तो ग्रीनविच की अगर हम बात करें तो ये आपका यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ग्रीनविच कहाँ पर है आपका? ग्रेट ब्रिटेन में, यूनाइटेड किंगडम में। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो भारत का मानक समय है वो ग्रीनविच शहर से 5.5 घंटे आगे है। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य की सबसे बाहरी सतह का नाम क्या है? तो देखिए सूर्य की सबसे बाहरी सतह की बात करें तो इसका नाम है कोरोना। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि सूर्य की सबसे बाहरी सतह तो ये है कोरोना। और देखिए जो इसका तापमान है वो बहुत उच्च होता है, लगभग 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होता है। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। तो कोरोना इसका सही आंसर होगा, सूर्य की सबसे बाहरी सतह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आकाश में सबसे चमकदार तारा ये कौन सा है? तो आकाश में सबसे चमकदार तारे की बात करें तो ये है साइरस। ऑप्शन नंबर डी। तो सबसे चमकदार तारा हमारे जो आकाश में है वो है साइरस। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए ये है आकाश में सबसे चमकदार तारा। अगर हम बात करें पृथ्वी के निकट का तारा, तो पृथ्वी के निकट का तारा ये है सूर्य, और सूर्य के पास में जो सबसे निकटतम तारा है तो ये है प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। साइरस की बात करें तो देखिए ये जो है डॉग स्टार के नाम से भी जानते हैं, और कौन से तारामंडल में स्थित है? तो जिस तारामंडल में ये स्थित है उसका नाम है कैनिस मेजोरिस। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। बात करें नेब्यूला की तो देखिए ये अंतरिक्ष में धूल और गैस के बादल होते हैं। और बुध की बात करें तो हमारे जो ग्रह हैं 8, उनमें से सबसे छोटा ग्रह ये बुध ही होता है। तो आपसे पूछा है आकाश में सबसे चमकदार तारा, तो इसका आंसर होगा साइरस। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है सूर्य में नाभिकीय ईंधन ये क्या है? तो नाभिकीय ईंधन की बात करें सूर्य में तो ये है आपका हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही हो जाएगा कि सूर्य में जो ऊर्जा का स्रोत है वो कौन सा नाभिकीय संलयन है, और जिस एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा है? तो वो है हाइड्रोजन। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। हाइड्रोजन की बात करें तो जो हमारी आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल होती है तो ये पहला एलिमेंट होता है। 3 इसके आइसोटॉप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम
और ट्राइटियम। ठीक है, ट्राइटियम जो है वो एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। ड्यूटीरियम की बात करें तो भारी जल बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ये सब काफ़ी साइंटिफिक चीज़ें हो जाएंगी, तो इसको जब मैं साइंस की सीरीज शुरू होगी वहाँ पर मैं डिस्कस करूँगी। तो अभी आपको ध्यान रखना है कि सूर्य में जो नाभिकीय ईंधन है वो हाइड्रोजन होता है। अभी सूर्य जो है वो न्यूज़ में था बिकॉज ऑफ आदित्य L1, क्योंकि ये भारत का पहला मिशन है जो सोलर की स्टडी के लिए भेजा गया है। कब? 2 सितंबर 2023 को। और यहाँ पर जो L है वो लैग्रांज पॉइंट होता है। टोटल 5 ऐसे पॉइंट हमारे जो है सूर्य के आसपास स्थित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है नवा सेवा बंदरगाह परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो नवा सेवा बंदरगाह परियोजना की बात करें तो ये स्थित है आपकी मुंबई, ऑप्शन नंबर बी। हालांकि मुंबई खुद एक बंदरगाह है, लेकिन फिर भी इसके पास एक और बंदरगाह है, क्योंकि मुंबई जो है ना वो काफ़ी बिजिएस्ट, काफ़ी उसमें वर्कलोड है, तो उसी के वर्कलोड को कम करने के लिए एक और बंदरगाह का निर्माण हुआ था जिसका नाम है नवा सेवा बंदरगाह। पहले इसका नाम कुछ और था, जो कि था आपका जवाहरलाल नेहरू के नाम से भी इसको जानते हैं, और ये भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ये कहाँ है, तब भी आंसर मुंबई ही होगा, और नवा सेवा बंदरगाह पूछे तब भी आंसर मुंबई ही होगा। तो दोनों ही आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पेरियार वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो पेरियार वन्य पशु विहार की बात करें तो ये स्थित है केरल में। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा कि पेरियार वन्य पशु विहार ये स्थित है आपका केरल में। फिर पेरियार वन्य पशु विहार की बात करें तो ये स्थित है केरल। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए पेरियार, यहाँ पर आपका एक कैच है, पेरियार से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं ये आपको देखने के लिए मिलेंगी केरल में। तो क्वेश्चन में अगर पेरियार से संबंधित कुछ भी आता है तो सही आंसर होगा केरल। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो देखिए मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर देखने के लिए मिलते हैं। सबसे ज़्यादा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये भी आपको मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिलेंगे। काफ़ी फेमस यहाँ पर जो एक है वो है कान्हा। उत्तराखंड की बात करें तो राजा जी, और साथ ही में एक और है यहाँ पर जिम कॉर्बेट, ये भी देखने के लिए मिलेगा। राजस्थान में एक बर्ड सेंचुरी है जो कि है सारिस्का, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कौन सा शहर भारत का सिलिकॉन वैली कहलाता है? तो सिलिकॉन वैली की बात करें तो सही आंसर होगा बेंगलोर, ऑप्शन नंबर बी। अब इसको क्यों कहते हैं सिलिकॉन वैली? क्योंकि आईटी सेक्टर जो है काफ़ी ज़्यादा है, जो सेमीकंडक्टर चिप्स वगैरह का इस्तेमाल, यूज़, मैन्युफैक्चरर ये काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर होती हैं, तो इसीलिए उसको कहते हैं सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। हैदराबाद की बात करें तो हाईटेक सिटी ये कहलाई जाती है। मुंबई की बात करें तो टापुओं का शहर, और मदुरै की बात करें तो मंदिरों का शहर, इस नाम से इसको जानते हैं। तो इतना इन्फॉर्मेशन आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। तो क्वेश्चन में पूछा है भारत का सिलिकॉन वैली, तो सही आंसर होगा बेंगलोर। नेक्स्ट है आपका प्रश्न भारत में हीरे की खान ये कहाँ स्थित है? तो हीरे की खान की अगर हम बात करें तो ये स्थित है आपका मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? पन्ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि आपको दो सूची दी गई है, आपस में इसको मैच करना है। तो देखिए कॉर्बेट नेशनल पार्क ये स्थित है कहाँ पर? तो ये आपका भारत का पहला नेशनल पार्क है जो कि है उत्तराखंड में। हज़ारीबाग की बात करें तो ये है झारखंड में। कान्हा की बात करें तो ये है मध्य प्रदेश में। और काजीरंगा तो ये है असम में। तो जो ऑर्डर बनेगा वो है 2, 4, 3, 1। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का एकमात्र तैरने वाला राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम है कीबिल लामजाओ नेशनल पार्क ये किस देश में, किस राज्य में स्थित है? तो दो क्वेश्चन यहाँ से आपके बनेंगे कि विश्व का एकमात्र तैरने वाला राष्ट्रीय उद्यान तो ये स्थित है आपका कहाँ पर? मणिपुर में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, नाम है इसका कीबिल लामजाओ, और कहाँ पर है ये है मणिपुर में। तो दोनों ही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और ये किस चीज़ के लिए फेमस है? संगाई हिरन के लिए फेमस है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपकी दो सूची, आपको राष्ट्रीय उद्यान मैच करने हैं यहाँ पर। तो बांदीपुर की बात करें तो ये है आपका कहाँ पर? कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर 3 पे मैच करेगा। दुधवा की बात करें तो दुधवा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश में है, स्टार्क मार्क कीजिए, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा है। सिमलीपाल की बात करें तो उड़ीसा में है, और सारिस्का की बात करें तो राजस्थान में है। तो जो मैच बनेगा वो है 3, 4, 2, 1। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रश्न कि दुधवा राष्ट्रीय पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय पार्क की बात करें तो ये है आपका उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले में है? तो ये है लखीमपुर
खीरी में। और टोटल उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं, तो ये आपके 75 ज़िले, ये भी आपको ध्यान रखना है। और उसमें से एक ज़िला है लखीमपुर खीरी, वहीं पर आपको देखने के लिए मिलेगा दुधवा राष्ट्रीय पार्क। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। प्रोजेक्ट टाइगर यानी कि जो प्रोजेक्ट को मतलब टाइगर को बचाने के लिए इस्तेमाल मतलब यूज़ किया गया था, ये प्रोजेक्ट 1973 में लॉन्च किया गया था भारत की सरकार के द्वारा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये इतनी इन्फॉर्मेशन आपको इस क्वेश्चन से पता होनी चाहिए। और दुधवा राष्ट्रीय पार्क ये है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है नेशनल वुड फोजल पार्क, ये कहाँ स्थित है, तो नेशनल वुड फोजल पार्क की बात करें तो ये आपका स्थित है कहाँ पर, तो ये स्थित है जैसलमेर। ऑप्शन नंबर जो डी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और जैसलमेर कहाँ स्थित है, तो ये है राजस्थान। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखना है कि ये एक जैव विविधता विरासत स्थल है, ठीक है। और इसको एक और नाम से जानते हैं जो कि है अकाल वुड फोजल पार्क, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आपसे पूछा है नेशनल वुड फोजल पार्क, तो सही आंसर होगा जैसलमेर, ऑप्शन नंबर डी। देखिए मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ पीडीएफ के बारे में। पॉलिटी की पीडीएफ हमारी लॉन्च होने वाली है हमारी वेबसाइट पर। काफ़ी यूज़फुल ये पीडीएफ है आपके सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, काफ़ी एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट है। यदि आप इसको एक बार पढ़ लेते हैं तो शायद ही एग्ज़ाम में कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो आप अटेम्प्ट ना कर पाए, क्योंकि काफ़ी रिसर्च के बाद, काफ़ी एनालिसिस के बाद ये जो पीडीएफ है आपके लिए बनाई गई है। हमारे जो वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com, वहाँ पर ये आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। और पॉलिटी के साथ साथ काफ़ी सारी पीडीएफ जो है वहाँ पर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाकर उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करती हूँ कि जो ये आपकी पीडीएफ बनने वाली है पॉलिटी की, इसको ज़रूर देखिएगा। ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, जो कि है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में स्थित है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये स्थित है आपका मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए मध्य प्रदेश किस चीज़ के लिए फेमस है, टाइगर स्टेट के नाम से इसको जानते हैं। और सबसे ज़्यादा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो भी आपको कहाँ देखने के लिए मिलेंगे, मध्य प्रदेश में ही देखने के लिए मिलेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये स्थित है मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। असम में एक और फेमस काफ़ी मैंने आपको बताया था काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और राजस्थान में अभी मैंने आपको बताया सारिस्का, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न आएगा कि बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो बांदीपुर की अगर हम बात करें तो ये स्थित है कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये भी प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है, जो कि टाइगर को रिजर्व करने के लिए या कंजर्व करने के लिए बनाया गया था 1973 में। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, भारत की सरकार के द्वारा, ये भी आपको ध्यान रखना है। और असम की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया कौन सा यहाँ पर एक काफ़ी फेमस है, जो कि काजीरंगा है। मध्य प्रदेश में बहुत सारे जो है नेशनल पार्क है इंपॉर्टेंट, कान्हा वगैरह इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में यहाँ पर आएगा सारिस्का बर्ड सेंचुरी है, काफ़ी फेमस है, ठीक है। एक गुजरात में भी है गिर नेशनल पार्क, ये भी आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि सूची आपको दी गई है, परियोजनाएं दी गई हैं, आपको इन्हें मैच करना है। तो देखिए भांगड़ा नांगल परियोजना ये कौन सी नदी पर है, तो ये आ जाएगी सतलज नदी पर। नागार्जुन की बात करें तो ये आएगा आपका कृष्णा नदी पर। टिहरी परियोजना की बात करें तो ये आएगा आपका भगीरथी पर। और हीराकुंड की बात करें तो ये आएगा आपका महानदी पर। तो देखिए भांगड़ा है सतलज पे, नागार्जुन है आपकी कृष्णा पर, टिहरी है आपकी भागीरथी पर, और हीराकुंड है आपकी महानदी पर। तो सीक्वेंस है 2 4 3 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रश्न, पेरियार परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो मैंने आपको बताया था पेरियार से संबंधित कोई भी चीज़ हो कहाँ पर होती है, केरल में। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा कि पेरियार परियोजना ये केरल राज्य में स्थित है। और इस योजना के तहत जो पेरियार नदी पर बांध बनाकर उसके जल को वैगई नदी में जो है उसके सुरंग के माध्यम से डालना, तो ये बेसिकली इसका प्रोजेक्ट का मतलब था। तो ध्यान रखना पेरियार परियोजना कहाँ पर है, केरल पे है, और किस नदी पर है, पेरियार नदी पर ही स्थित है। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका प्रश्न आएगा कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो सरदार सरोवर की बात करें तो ये है आपका नर्मदा पे, ऑप्शन नंबर डी। और ये कौन से राज्य में है, तो ये गुजरात में है। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अलमाटी बांध किनके बीच विवाद का कारण है। तो अलमाटी बांध की बात करें तो बेसिकली ये डिस्प्यूटेड एरिया है बिटवीन आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो अलमाटी बांध किस किस के बीच में एक विषय है विवाद का, तो ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। और कौन सी नदी पर है, तो ये है कृष्णा नदी पर।
तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अभी जो रिसेंटली कावेरी डिस्प्यूट चल रहा है, तो इसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ये किस किस नदी के बीच में अभी फ़िलहाल चल रहा है, सॉरी किस किस राज्य के बीच में ये डिस्प्यूट चल रहा है। नेक्स्ट है नागार्जुन परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी। तो नागार्जुन परियोजना की बात करें तो ये बनाई गई थी कृष्णा नदी पर। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि कृष्णा नदी ये है, इस पे जो परियोजना है उसका नाम है नागार्जुन परियोजना। तो ये आपको ध्यान रखना है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। फिर है राजस्थान नहर का नया नाम। तो राजस्थान नहर का नया नाम ये हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा कि राजस्थान नहर का नया नाम है इंदिरा गांधी नहर। तो ये आपको ध्यान रखना है। और कौन से नदी पर ये बनाई गई है, तो ये है सतलज नदी पर, ठीक है। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है इसको जो है राजस्थान राज्य की जीवन रेखा के नाम से भी कहते हैं। और इसका पहले नाम राजस्थान नहर था, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। और 2 नवंबर 1984 में यानी कि 1984 को राजस्थान नहर का नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना रखा गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कोयना परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो कोयना परियोजना की बात करें तो ये स्थित है आपका महाराष्ट्र में। और कौन सी नदी पर है, तो कोयना नदी पर ये स्थित है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर है दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दक्षिण भारत की बात करें तो उसमें सबसे लंबी नदी तो ये हो जाएगी गोदावरी, ऑप्शन नंबर ई। इसको दक्षिण भारत की गंगा या फिर वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं। और दक्षिण भारत की गंगा क्यों कहते हैं, क्योंकि गंगा देखिए सबसे बड़ी नदी है हमारे भारत की, और इसीलिए दक्षिण में सबसे बड़ी है गोदावरी, तो इसलिए इसको एक उपाधि दी गई है दक्षिण भारत की गंगा। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। लूनी नदी किस में गिरती है। तो लूनी नदी की अगर हम बात करें तो ये गिरती है कच्छ के रण में। और ये ऑप्शन नंबर जो सी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखना ये जो लूनी नदी है वो अजमेर ज़िले यानी कि राजस्थान में स्थित नाग पहाड़ी से निकलती है और कुछ दूरी तय करने के बाद ये कच्छ के रण में जाकर गिर जाती है। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। कावेरी नदी निम्नलिखित में से कहाँ गिरती है। तो कावेरी नदी की बात करें तो ये पश्चिमी घाट का एक पहाड़ी है जिसका नाम है ब्रह्मगिरी पहाड़ी, वहाँ से ये निकलती है और वहाँ से निकलकर कर्नाटक और तमिलनाडु से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। कावेरी नदी जो है अभी काफ़ी डिस्प्यूटेड है, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका प्रश्न कि मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है। तो मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण ये है जंगलों को काटना, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए क्या है कि धीरे धीरे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है तो जो जंगल है उनका कटाव काफ़ी तेज़ी से देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उनको रहने के लिए उतनी जगह चाहिए, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए जगह चाहिए। तो धीरे धीरे जो जंगल है ना वो कम होते जा रहे हैं, तो इसी वजह से जो मिट्टी का कटाव है वो भी देखने के लिए मिलता है। हालांकि कारण तो काफ़ी सारे हैं सॉइल इरोजन के, लेकिन जो मेन कारण है वो है आपका जंगलों का कटना। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट है जो 49वीं समांतर रेखा है वो किन 2 देशों को विभाजित करती है। तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ, यूएसए और कनाडा इसका सही आंसर होगा। यहाँ पर 5 लेक भी हैं जिसमें से लेक सुपीरियर, लेक ओंटारियो, लेक इरी, मिशिगन और ह्यूरोन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत और चीन की बात करें तो रेखा होगी मैकमोहन। भारत और पाकिस्तान की बात करें तो रेड क्लिफ। और नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में 38 डिग्री पैरेलल। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट है केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ स्थित है। तो केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान ये स्थित है आपका धनबाद, ऑप्शन नंबर जो बी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो सही आंसर होगा इसका धनबाद, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देहरादून में देखिए क्या है, देहरादून में आपको देखने के लिए मिलेगा फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, FRI काफ़ी फेमस है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लखनऊ को कहते हैं नवाबों का शहर, तो ये भी ध्यान रखना है। और आपसे पूछा है सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये है धनबाद में, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। फिर एक केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ स्थित है। तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान तो ये उत्तर प्रदेश के मखदूम में है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चंडीगढ़ नगर वास्तुविद कौन है। तो चंडीगढ़ नगर को जिसने बनाया था उनका नाम है ली कार्बूजियर, ऑप्शन नंबर जो डी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य, तो सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से तो ये है गोवा, सबसे बड़ा है राजस्थान। पॉपुलेशन के हिसाब से बात करें तो सबसे बड़ा है आपका यूपी
और सबसे छोटा है आपका सिक्किम। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो आपसे पूछा है सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो ये हो जाएगा गोवा, ऑप्शन नंबर सी। फिर नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुल्ले दर्रे की बात करें तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा सिक्किम में। ऑप्शन नंबर जो बी है आपको यहाँ पर सही हो जाएगा कि नाथुला दर्रा ये स्थित है सिक्किम में। नेक्स्ट है नंदी हिल्स किस शहर के पास बसा हुआ है? तो नंदी हिल्स की बात करें तो ये स्थित है बेंगलोर, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, बेंगलोर में कर्नाटक में ये स्थित है, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये थे आपके टॉप 50 क्वेश्चन रिलेटेड टू ज्योग्राफी। तो होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा। जितने भी क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं सबके आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आज के टेस्ट के 2 प्रश्न आपके लिए हैं कि नागार्जुन परियोजना किस नदी पर बनाई गई है, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही में आपको ये मैच करके बताना है कि कौन सा पार्क ये कहाँ पर स्थित है। सभी के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, इसके अलावा पीडीएफ के बारे में आपको बता चुकी हूँ कि हमारी पीडीएफ है जो कि हमारी वेबसाइट पर लॉन्च हो चुकी है। नाम है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं। साथ ही में हमारा मोबाइल एप्लीकेशन ऐप रवि स्टडी IQG की ये भी लॉन्च हो चुका है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप हमारी सभी पीडीएफ को चेकआउट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच।